भल्ला जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। भल्ला जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। भल्ला जी, मैं मैं 76 साल की उम्र का आदमी बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी। और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ पश्चिम बिहार में। हाँ जी। आपके बारे में सुना कि आप थोड़ा नेचुरल ट्रीटमेंट बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। हाँ जी। मेरे को एक नींद की गोली खानी पड़ती है 10-12 साल से। अच्छा। अब वो नींद की गोली भी नहीं है, वो एक्चुअली में फिट में देते हैं, जिसको किसी को फिट आते हो। क्या नाम है गोली का? जैपीज। हाँ जी, जैपीस। जैपीज ये जीरो एलोपैथी की दवाई है? एलोपैथी ZAPIZ 0.25। फिट पड़ा है कभी आपको? ना ना, फिट नहीं पड़ते हैं कभी वो। नहीं पड़ा? ये दवाई सूट करती है नींद की। मेरे को नींद की गोली इतनी सूट नहीं करती जितनी ये करती है। तो कितने साल से ले रहे हैं? हो गई थी 10-12 साल। कोई कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन तो जो बुढ़ापे में आती है वही है, जैसे थोड़ी सी जैसे नींद। एक तो नींद, और एक पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता। हो जाता है, मैं हेरोइन वगैरह ले लेता हूँ, इसबगोल ले लेता हूँ कभी, तो पेट साफ भी हो जाता है। तो ये नींद ना आने की प्रॉब्लम कब से बताया आपने? 10-12 साल? 10-12 साल। और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम? ये तो अभी मैं इसे नहीं भी कहूंगा, क्योंकि ये मैं कुछ योगासन वगैरह कर लेता हूं तो ठीक हो जाता है। कभी कभी मेरे को इसबगोल लेनी पड़ती है, और कभी हरड़ भी ले लेता हूँ। ये समस्या है। सुनो, अभी समस्या मेरी जो है, दोनों घुटनों में उठते बैठते चलते ताकत नहीं है, दर्द करते हैं। तो आप हेलो, किसने बताया मेरे बारे में? बताया किसने? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, मनीष चेन्नई से बोलते हैं आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपना लड़का ही है। मतलब? तो वो ठीक हुआ है आपसे, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई मैं भी गंगा बह रही है, हाथ धो लूं उसमें। नहीं, आपने बताया आपका लड़का है, मतलब कैसे रिलेटेड है? हाँ, कैसे? ऐसा है कि इनके पिताजी जो है वो और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इनके डैडी भी करते हैं? हाँ, वो करते हैं पश्चिम बंगाल में, मंदिर में जाते हैं, हाँ। और मैं अपने कमरे से करता हूँ। मैं बैचलर हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। RSS का प्रचारक भी हूँ। सर, तो आरएसएस में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करा दो ना। हाँ जी, आरएसएस में इंट्रोड्यूस करा दीजिए थोड़ा सा। हाँ करा देंगे, सब करा देंगे। लोगों से उसमें मिलवा जो दीजिए। मैं सब नहीं, आपको धीरे धीरे पेशेंट से भी जो नहीं हो रहे उनको आपकी तरफ उनका मुंह सर कर दूंगा। देखिए मैं आपको एक जो चीज अभी बोलूँ। मेरी समस्या है, सुन लीजिए। ओके ओके। हाँ, तो एक तो मेरे पैरों में जान सी नहीं है, और मेरा बाईपास हुआ है। कब हुआ था? ये सन 14 में हुआ था। उसके बाद हाँ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई मेडिसिन नहीं चल नहीं रही? नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खाता, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम हार्ट की थी नहीं। अच्छा आगे घेर लेते हैं, डॉक्टर कर देते हैं, हो गया वो। लेकिन मैं कोई स्प्रीन भी डिस्प्रीन कुछ नहीं खा रहा। तो दर्दों की गोली जरूर खा लेता हूँ। दर्दों की? दर्द की, जो पूरे पैर में दर्द है, आसन वासन में कर लेता हूँ। लेकिन पहले जैसे मैं चल लेता था 2-2 3-3 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर मुश्किल से चल पाता हूँ। ये समस्या है, एक तो पैरों की शॉर्ट में, और एक नींद ना आने की। तो नींद तो आती मेरे को गोली खा के ही है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी लगा लीजिएगा। और एक बात पूछना था मैं आपसे, जब बात होती, मैंने इनसे कहा भाई आप ये बताओ, वो चाय के बारे में क्या सोचते हैं? चाय छुड़वाएंगे क्या? नहीं छोड़ना चाहते आप? नहीं, चाय मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि चाय से अगर भूख लगी हो तो ये निस्तारा करती है, ज्यादा खाना तो नुकसान देता है ना फिर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी है, जो करना चाहें करिए, जो नहीं करना चाहे नहीं करिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, करिए करिए। दुनिया की किसी भी बीमारी के लिए किसी भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। ठीक। कोई भी मेडिसिन लेने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, जबकि पर्चे में उल्टा लिखा होता है कि फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो रहा है। उस चीज को समझने के लिए कि हमें हमारी दवाई क्यों नहीं काम करती,
हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि दवाई काम क्या करती है। दवाई खाने के साथ में खाते हैं तो जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वो दवाई में जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाते हैं। तो जो ब्लड में डिफरेंट चीजों के प्रोपोर्शंस होते हैं वो उसको चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ये तो ब्लड। बात सही है, इन्फ्लुएंस करते हैं आजकल तो बिल्कुल करते हैं। आप खाओ भी नहीं तो इतनी मोबाइल की वो है वेव्स, वही हमारे शरीर को, हार्ट को दबोच लेती हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके प्रोपोर्शंस को चेंज करता है। हाँ ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। परंतु उसके प्रोपोर्शंस को जो चेंज करने का ये फार्मूला जो है मेडिसिन का, इसमें 1% भी एक्यूरेसी नहीं होती। आप हाँ जी। दुनिया का कोई भी ब्लड टेस्ट कराएं, उस ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है और उसको जैसे पढ़ा जाता है वो गलत है। उसका इंडिकेशन आपको इससे मिल सकता है कि आप ब्लड शुगर के पेशेंट को अगर लेते हैं तो उसके ब्लड में शुगर बढ़ी होती है पर उसके सेल्स में शुगर कम होती है। तो यही फार्मूला बाकी चीजों में क्यों नहीं लगता, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा जी। अगर किसी के खून के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसको कैल्शियम देकर कभी हम पूरा नहीं कर पाते। हम कहते हैं 40 साल के बाद कैल्शियम की टेबलेट्स लेनी चाहिए, कैल्शियम डाइट में बढ़ा देना चाहिए। तो कैल्शियम बढ़ाने के बाद में भी कोई फायदा तो होता नहीं है। घुटनों में दर्द या जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो तो बढ़ती जाती है ना। हाँ जी, जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो तो बढ़ती जाती है, जितना मर्जी कैल्शियम बिल्कुल लें, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। विटामिन D3 लें। और ये विटामिन D3 और कैल्शियम की कहानी आज थोड़ी शुरू हुई है, आज से 50-60 साल पहले एक सप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। और पिछले 50-60 सालों में हड्डियों की जो हेल्थ है वो तो बहुत तेजी से गिरती जा रही है। हाँ। अब एक सिंपल सा मैथमेटिक्स होता है जो हमें 11वीं में पढ़वाया जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। उस मैथमेटिक्स में चैप्टर में एक चीज पढ़ाई जाती है कि अगर हमारे पास 3 या 4 या 5 डिजिट हों और उससे हमें 5 डिजिट के नंबर बनाने हों तो कितने बन जाते हैं। तो उसका फार्मूला होता है 5 गुना 3 गुना 2, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना, काफी गुना हो जाता है जी। ठीक है, नहीं ज्यादा परमुटेशन काफी नहीं, बनते हैं, 120 हो जाता है। परमुटेशन काफी हो जाते हैं। परंतु ये जो नंबर्स हैं ये 5-6 डिजिट तक हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है जो कि सैकड़ों में ही होते हैं। परंतु कभी किसी ने ये नहीं देखा कि इसको अगर हम 100-125 कर दें तो कितने हो जाते हैं। तो वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसके बेसिस पर अगर हमारे शरीर में 128 वेरिएबल होते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम सारी दुनिया के सुपर कंप्यूटर लगा दें उसमें, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल चीज है अगले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी। हम बात करते हैं जब भी कि अगले 20 साल में ये हो जाएगा, अगले 40 साल में हो जाएगा। जब हम छोटे थे तब से ये सुनते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। बीमारियां तो पहले से बढ़ी रही हैं, कम तो नहीं हो रही। डॉक्टर पहले अगर 1 लाख लोगों के पीछे 1 डॉक्टर होता था, अब 1 लाख लोगों के पीछे 50 डॉक्टर है, 100 डॉक्टर है, पर बीमारी तो बढ़ी गई। अब बात आती है बुढ़ापे की। बुढ़ापे में कुछ बीमारियां होती हैं जो ज्यादातर बचपन में नहीं होती। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि बुढ़ापे में क्रोनिक बीमारियां होती हैं। तो वो क्रोनिक बीमारी होने का और बुढ़ापे का एक ही कारण हो गया। अगर कोई बीमारियां हमें एज बढ़ने के साथ हो रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मतलब उन बीमारियों की वजह से बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे की वजह से बीमारियां आ रही हैं। बुढ़ापे में कमजोरी आती है तो सारी दुनिया जानती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी पावर कम होती जाती है। अब ये पावर कम क्यों होती है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है और खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चलता रहता है और बाहर निकल जाता है। ये जो खाना हम खाते हैं इससे जो एनर्जी बनती है, मतलब वो ब्लड में जाता है, ब्लड उसको सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है और सेल्स में एनर्जी बनती है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, जो एनर्जी बनती है, इस एनर्जी बनने के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट चीजों के प्रोपोर्शंस क्या हैं। जो पिछले सैकड़ों सालों से एक चीज को फोकस किया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स बैलेंस लेने चाहिए, कि आप प्रोटीन और उसको मतलब जो खाने पीने को उसको बैलेंस करो। वो पूरा फोकस ही गलत है। हमारा न्यूट्रिएंट को कंट्रोल करने का जो प्रयास है वो गलत सिस्टम है। हमारा शरीर चलता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर। हम रात को कुछ नहीं खाते, हम दिन में खाते पीते हैं। तो एक हाइड्रेशन पोर्शन हो गया और ईटिंग पोर्शन हो गया और एक डिहाइड्रेशन हो गया।
अब बीमारियों का बेसिक कारण क्या होता है कि जब ये प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं हमारे शरीर में, कि हमें बता दिया कि ये एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो हम रोज सुबह एक एप्पल खाते हैं, उससे नुकसान होता है। कोई भी चीज हम रेगुलरली रोज के रोज खाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, वो सारी चीजें नुकसान करती हैं। आप 15 दिन में 10 दिन में कुछ खाते हो, कोई भी चीज नुकसान नहीं करती। अब बात आती है मेन बुढ़ापे की। तो हमारे खाने से हमारा शरीर जो एनर्जी बनाता है, धीरे धीरे करके वो इतनी कम हो जाती है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ जी। जितना हम खाते हैं और उससे जो एनर्जी बनती है, उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन 60, 70, 80% अंदर अंदर यूज होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे खाने से हमें ताकत मिलती है जिससे हम चलते फिरते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें एनर्जी चलने फिरने की मिलती है, परंतु उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सारा का सारा फोकस करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, या योगा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को फोकस करते हैं। हमें यह पढ़ाया गया कि हमारा खून तेज सर्कुलेट करेगा तो हमारी उससे ताकत बढ़ेगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। वो गलत है। हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी ताकत कम होती है, बढ़ती नहीं है। बढ़ती है बचपन में, जब 10, 12, 15 साल की उम्र होती है, उस समय हमारी ग्रोथ की एज होती है, उसके बाद नहीं बढ़ती वो। तो बात हो रही थी इसकी एजिंग की। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होती है तब हमें बीमारियां लगती हैं, क्रोनिक बीमारियां जो होती है ना, हार्ट की डिसीज कह लीजिए, ब्लड शुगर कह लीजिए, ब्लड प्रेशर कह लीजिए, इस तरीके की जो बीमारियां लगती हैं, उसका बेसिक कारण, जो सबसे फंडामेंटल कारण होता है कि हमारा शरीर इतनी एनर्जी नहीं बना रहा, दिल को काम करने के लिए, ठीक से काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब हम उसको कोलेस्ट्रॉल बोले या कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई भी अंत नहीं है। दूसरी जो दुनिया में सबसे गलत चीज होती है वो होती है हाइड्रेशन के ऊपर फोकस, कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीने से सफाई होती है। हमें सफाई नहीं करनी। अगर हमारे पास एक कपड़ा है, लेते हैं और उसको 2 दिन हम पहन लेते हैं, उसके बाद धोते हैं, तो ये थोड़ी सारा दिन धोते रहेंगे उसको, ज्यादा धोने से कपड़ा घिस जाएगा। यही चीज हमारे बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है। हमें धोना धाना कुछ नहीं, हर चीज का एक राइट प्रोपोर्शन है, उस राइट प्रोपोर्शन को मेंटेन करना है हमें। तो अब जैसे कि मिस्टर मनीष को भी बताया था, उनको भी कई सारे इश्यूज थे, तो उसमें हमारा जो सिस्टम होता है उसको पानी से रेगुलेट करते हैं कि पानी कितना पीना है। तो उसमें खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना होता है एक दिन, और उसके बाद 2 या 3 दिन हमें खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना होता है। 3-3 गिलास पानी पीते हैं तो उससे हमारी क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें हमारा फ्लूइड बढ़ जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को या एनर्जी के जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लूइड काम करता है, पानी। तो जब वो पानी बढ़ जाता है तो उस तब प्रॉब्लम होती है। तो उसको पानी को कम करने का एक सिस्टम तो ये होता है कि हम पानी खाने के साथ पिए, या खाने से 1 घंटा पहले पिए और खाने के बाद ना पिए। और जो दूसरा सिस्टम होता है एनर्जी बढ़ाने का, वो है कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का बेसिक पर्पज क्या है? हम शरीर को एनर्जाइज करें, एनर्जी को पैदा करें। जो हमारे स्टोर्ड एनर्जी है, जो फैट फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, उसको वो करें, एक्टिवेट करें। और उसके बाद इमीडिएटली 5 मिनट आराम से चलने के बाद 5 मिनट के लिए लेट जाएं, आराम करें। तो जब हम लेटते हैं तो उस समय हमारे शरीर में एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हमने चलने से जो एनर्जी को मोबिलाइज किया है वो हमारे हार्ट और ब्रेन लेने लगते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स है वो लेने लगते हैं। अगर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इसमें कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर ये वाले सिस्टम पर आ जाते हैं तो 3 महीने में उसका कोलेस्ट्रॉल खत्म बराबर हो जाता है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। हम ये जो नेचुरोपैथी की बात करते हैं कि लहसुन खाने से खून पतला होता है, तो खून पतला किसको करना है और क्यों करना है? खून तो पतला रहना चाहिए अपने आप से, नेचुरल तरीके से। और लहसुन खाने से वो भी दवाई ही होती है, डिफरेंट पैकेजिंग हो गई। जो दवाइयां होती है उसमें भी उसी तरीके के केमिकल्स होते हैं जो लहसुन में होंगे। तो हमने ये जितने भी फार्मूले निकाले हैं, इससे नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम होता है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी बीमारी के लिए हमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आज तक कभी आपने देखा किसी का यूरिक एसिड ठीक हो गया हो परमानेंटली? परंतु अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, 3 महीने के बाद यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और किसी भी चीज को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। नॉनवेज खाना है, जो मर्जी खाइए। जब लाखों लोगों का नॉनवेज खाने के बाद यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, तो कुछ ही लोगों को क्यों बढ़ता है? उसकी वजह कभी भी डाइट नहीं होती है। बस इतनी सी कहानी होती है। अब आपने बताया घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द के लिए
एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक 60 ईयर ओल्ड लेडी थी, उनके घुटने में स्वेलिंग हो गई थी काफी ज्यादा, और बीपी और शुगर भी हो गया था, और वो चल भी नहीं पाती थी, और चलती थी लंगड़ा के चलती थी। उन्होंने ये वॉक एंड रेस्ट शुरू किया, 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना शुरू किया। दिन में 15-20 बारी करना होता है इसको, और हफ्ते के बाद उनके घुटनों की स्वेलिंग कम हो गई। 3 महीने तक करती रही तो उनका पीक जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर पहुंचा था उस समय 220 तक पहुंचा था, परंतु 3 महीने के बाद वो 125 पर आ गया बिना किसी दवाई के। बाकी अभी एक बच्चा था, ये तो अभी रिसेंट बात है, 7 मार्च की, इसी महीने की, 12 साल का बच्चा था, और ये कोरोना वरोना के चक्कर में उन्होंने काढ़ा और गिलोय पीना शुरू कर दिया, और कुछ महीनों के बाद बच्चे को शुगर बढ़नी शुरू हो गई, और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि जी आप पानी ज्यादा पियोगे तो यूरिन के साथ में शुगर निकलेगी, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बच्चा 20-20 गिलास पीने लग गया रोज, उसकी शुगर बढ़ के 400 तक पहुंच गई। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उनका पानी का इंटेक कम कराया, 3 दिन के बाद उनकी ब्लड शुगर गिर के 70-80 पर पहुंच गई, और मेरे ख्याल से कल या परसों फोन आया था तो बोलते जी अब तो 50-60 को भी टच कर रही है, और 15 दिन के अंदर उसका 3 किलो वेट बढ़ गया, और बाकी खाना वाना भूख वूख सब अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अभी लास्ट वीक का एक दूसरा इंसिडेंस था, एक सीएनएस वेस्कुलरिटिस होता है जिसमें एक पेशेंट 1 साल से बेड रिडन है और करवट तक नहीं ले सकता अपने आप, तो उनका भी यही चालू कराया था सिस्टम, और चालू करते ही 2 दिन में फर्क पड़ गया। और ये इतनी स्पीड से काम करता है, जो मेडिकल साइंस किसी भी तरीके से जो 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल पुराने बीमार होते हैं, वो भी 2 दिन में काफी आराम मिल जाता है। 2 दिन में करीब समझिए 50% से ऊपर आराम तो सभी को मिल जाता है। तो इसका बेसिक फोकस होता है एनर्जी को बढ़ा देना। एनर्जी बढ़ते ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब अगर आपका हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। जैसे अब कॉन्स्टिपेशन का बेसिक कारण क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए कम से कम 20% एनर्जी चाहिए। आप अगर एक दिन में 2000 कैलोरीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें से कम 400 कैलोरी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहा है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी ही नहीं मिल रही, तो हम उसको पानी पी के चलाएं, धकेलें, या गैस की गोली खा के उसको धकेलें, या उसको स्टूल सॉफ्टवेयर से या फाइबर से धकेलें, वो सारी चीजें नुकसान करती हैं। वो कुछ दिन, ये तो ठीक है कि कभी कोई फंस गया, उसको निकालना है तो कुछ ले लिया, इसको ले लिया, कुछ ले लिया 2 दिन 4 दिन के लिए, वो ठीक है, उसका वो टेम्परेरी चीज है। पर उसके बाद तो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी सप्लाई ही बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि फिर उस खाने को अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, अगर हम उसको पानी पी के या कुछ और पी के धकेल देंगे तो एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी पैदा, और वो घुटने में या कहीं पर भी जॉइंट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ये है कहानी। अच्छा, अब बात हो रही थी चाय नहीं छोड़ सकते आप, तो चाय की कहानी ये है कि आप चाय की एक बूंद को शीशे की टेबल पर गिरा दीजिए, शीशे पर डाल दीजिए, उसको 4-6 घंटे सूखने दीजिए। सूखने के बाद उस पर उंगली फेरिए। आपको जैसे होता है ना फर्नीचर के ऊपर वार्निश लगाते हैं, तो वैसा फीलिंग आएगा। तो चाय अंदर जाकर हमारे शरीर में यही काम करती है। चाहे आप हर्बल कहो या ग्रीन टी कहो, कुछ भी कहो, उन सब का कोई यूज नहीं होता। 0 कैलोरी होती है, एनर्जी कुछ नहीं देती है, और आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से बंद कर देती है। कि आपने जो खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर ब्लड में जाने, वो उसको जाने नहीं देता। और जो एनर्जी हमें फील होती है चाय के बाद, वो इसलिए क्योंकि वो पानी को भी रोक देता है। तो अगर पानी अंदर कम जाता है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है, पर धीरे धीरे शरीर फिर अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। फिर धीरे धीरे करके हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। फिर चाय के बिना रह नहीं सकते। जब आदमी पहले दिन चाय पीता है तो उसकी जितनी एनर्जी होती है, चाय पीना शुरू करने के महीने के बाद वहीं के वहीं पहुंच जाता है वो चाय के साथ भी। तो इसलिए चाय बंद करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, क्योंकि बीमारियों के अंदर मेडिसिन सिस्टम कई बार क्या करता है कि हमारे एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको कम कर देता है। जैसे आप हार्ट की कोई दवा लेते हैं, या कोई आपका जैसे कैंसर में जो इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी इज अ पॉइजन, जो कि आपके शरीर के जो सेल्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर आपकी कार चलती है तो कार का अपना वेट होता है ना, उस वेट को चलाने के लिए भी एक आपको इंजन का कुछ पावर तो उस कार के अपने वेट को चलाने के लिए लगता है। इसी तरीके से जब हमारा सेल एनर्जी बनाता है तो उसका अपना लोड होता है, उसको एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये जो दवाइयां होती हैं ये उस लोड को कम कर देती हैं कि सेल धीरे काम करें। धीरे काम करेंगे तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो थोड़े दिन और चल जाती है गाड़ी।
अदरवाइज अगर हम इस सिस्टम से चलते हैं तो अगर कोई 4th स्टेज में भी कैंसर का पेशेंट होगा वो भी महीने 1.5 महीने में रिकवर हो जाता है। हाँ, अच्छा, तो फिर हाँ जी, हेलो, हाँ जी। अब क्या आपका आदेश है, क्या क्या करना चाहिए? नींद आ जाए, सारी नींद एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, सारी एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। अच्छा, आप ही वाला एक एग्जांपल मैं देता हूँ किसी को। एक सज्जन थे 55-60 साल के, तो उनसे मिले तो पूछा क्या हालचाल है, तो कहते जी 6 महीने हो गए, एक दिन भी नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं कहा जी आपके लिए इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये उम्र हो गई जो हार्ट अटैक होता है, बीमारियां होती हैं खतरनाक। आपको नींद नहीं आती तो आप चुपचाप से लेटे मत रहो, उठो और घर के अंदर 5 मिनट टहलो। 5 मिनट टहलने के बाद 5 मिनट फिर लेट जाओ, और जब तक नींद ना आए 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। 2 4 5 बारी चलोगे, ज्यादा से ज्यादा घंटा भर चलोगे तो नींद आ जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद जब उनसे मिले तो वो बोलते जी मेरे को तो नींद की कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो बेसिकली इतनी गोली की तरीके से काम करता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि आप सोने से पहले 8 बजे के करीब 1 या 2 चम्मच चीनी खा लीजिए। तो हमें जो नींद नहीं आने के 2 कारण होते हैं। या तो हमारे शरीर में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज्यादा खा ले तो नींद नहीं आती कई बारी। और या फिर हमारे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं हो कि हम रात भी काट सके। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी बनाने की सिस्टम होता है, वो बंद हो जाता है। वो 5 या 10% रह जाता है, मिनिमम पर आ जाता है। तो अगर हम सो जाएंगे और हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे हार्ट को तो एनर्जी चाहिए चाहे हम सोए या जागे, तो अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट फेल होगा। तो इसलिए भी नींद नहीं आती। तो दोनों कारण होता है, एनर्जी ज्यादा होने पर भी प्रॉब्लम होती है, कम होने पर भी प्रॉब्लम होती है। तो शुगर खाने से ये रहता है कि वो इंस्टेंट आपको थोड़ी सी एनर्जी दे देगा, तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी और वो एनर्जी आपका अवेलेबल रहेगी, वो खींच जाएगी। दो 1 चम्मच खा ले तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी जो हमारा सिस्टम है वॉक एंड रेस्ट का कि 5 मिनट चले 5 मिनट लेटे, दिन में कोशिश करिए हर 1 घंटे में एक बार कर लें इसको। 1 घंटे में 5 मिनट घूम लें और 5 मिनट लेट जाए। हाँ जी। और दूसरा काम पानी का है। पानी का मैं आपको शेड्यूल देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या है कि आप एक दिन तो खाने के साथ 1 गिलास पानी पिए, पूरे दिन में 3 बार खाना खाएं, और तीनों बार खाना खाने में जो गैप है उसको 6-6 घंटे का रखें, ताकि वो पूरा अच्छे से पच जाए। 8 बजे खाएं सुबह, 2 बजे दोपहर को खाएं और रात को 8 बजे खाएं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, परंतु आप 8 की जगह 9 बजे भी खा लें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु गैप प्रॉपर रखें। बीच बीच में स्नैकिंग मत करें, बीच में पानी मत पिए, चाय मत पिए। दूसरा काम हो जाएगा कि पहले दिन आपको ऐसे करना है, दूसरे दिन आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना है और खाने के साथ पानी नहीं पीना। तो एक दिन खाने के साथ पानी पीना है और 2 दिन या 3 दिन खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है, तो टोटल 3 गिलास रखना है। 6 दिन तक ये प्रोग्राम करते रहें और 7वें दिन पानी का इंटेक बढ़ाकर 2-2.5 लीटर कर लें। हर घंटे में 1 गिलास पानी ले लें। तो अगर कोई पानी की कमी होगी तो उससे पूरी हो जाएगी। जब कभी प्यास लगे बीच में तो 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेट जाएं, 2-3 बार लगातार करेंगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। बस ये छोटा सा सिस्टम है जिससे सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर कुछ sciatica पेन टाइप से तो नहीं है आपको? नहीं। sciatica का पेन की एक हल्की सी अलग सी एक्सरसाइज होती है जो 5-7 सेकंड करनी होती है, 15-20 दिन करो तो sciatica पेन परमानेंटली खत्म हो जाती है। वो क्या एक्सरसाइज है सर? sciatica पेन का जो बेसिक कारण होता है, हमारे सभी जो टिश्यूज होते हैं ना, उसको एक झिल्ली होती है जिसको फेशिया बोलते हैं, तो उसमें एनक्लोज होते हैं। तो जब वो हमारी झिल्ली सिकुड़ जाती है या फ्लूइड अंदर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो टाइट हो जाता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ना होने से वो आसपास लीक होने लगते हैं, थोड़ा सा फ्लूइड आसपास फ्लूइड जम जाता है, जमने लगता है, तो वो जमने की वजह से फिर दर्दें वगैरह होती हैं। जब भी हम चलेंगे तो वो खींचेगा, फटेगा जो जमा हुआ खून है। तो उसको करने के लिए एक दीवार के साथ एक्सरसाइज होती है। सीधा खड़ा होके दीवार से 6 इंच के करीब पीछे कदम रखे और दीवार की तरफ झुक जाए और अपना पूरा जो वेट है वो अपनी एक पैर की एड़ी पर डाल दें, एक पैर की एड़ी पर जो पीछे है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सारा शरीर, तो पूरा जो शरीर होता है वो एक एंगल के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करता है, और जो वो फेशिया होता है वहां से जो झिल्ली होती है वो झिल्ली थोड़ी सी खिंच जाती है, तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है और जो एक्सेस फ्लूइड जमा होता है वो निकल जाता है। तो दिन में 10-12 बारी 5-5, 10-10 सेकंड के लिए करने से 10-15 दिन में वो sciatica पेन परमानेंटली खत्म हो जाती है। वो फिर जिंदगी में होती नहीं है 10-15 साल। 20 पैर में दर्द है sciatica का। हाँ जी।
उस पैर को दीवार से दूर ले जाएं। दीवार से 6-7-8 इंच दूर रखें और दूसरा पांव पर वेट नहीं डालें और पूरा वेट अपना दीवार पर डालें और दीवार का सपोर्ट ले लें। मैं उसका वीडियो भेज देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना आपका? हाँ, ये नंबर है व्हाट्सएप पे। तो इसके अलावा मतलब जितनी भी बीमारियां होती है ना जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो भी जैसे ऑटोइम्यून सिस्टम डिसीजेज होती है जिसके बारे में कहते हैं कोई इलाज नहीं होता, बस उसको दवाइयां लेते रहो, काम चलता रहता है। वो सारी बीमारियां जो 20 साल के एक्जिमा के पेशेंट होते हैं 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं और उनका नामो निशान जो एक्जिमा के निशान वगैरह होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से स्किन से रिलेटेड, अब जैसे बालों से रिलेटेड है, बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, उसके भी एक छोटा सा फार्मूला उसका भी निकाला हुआ है। दुनिया का कोई भी तेल बालों के लिए ठीक नहीं है। हमारे बालों से, हमारे स्काल्प से या स्किन से, सब जगह से, शरीर से ऑयल निकलता है। वो जो ऑयल होता है उसका काम होता है स्किन को सॉफ्ट रखना और स्किन को चोट से बचाना, कि अगर कहीं कुछ लग गया तो उसमें अगर स्किन हमारी मुलायम होगी और थोड़ी सी लचकदार होगी तो चोट कम लगेगी। तो जब हम कोई तेल या कोई ऑइंटमेंट या कहीं पर भी कुछ लगाते हैं तो अंदर से जो ऑयल निकलना होता है वो नहीं निकल पाता और वो अंदर ही अंदर रह के सूखने लगता है। जब हमारी स्काल्प के अंदर, सर के अंदर वो तेल रह के सूख जाता है, सालों साल हो जाता है, हम ऊपर से रोज तेल लगाते रहते हैं तो अंदर का तेल अंदर रह के सूखने लगता है और वो लेयर बना लेता है, उसको डैंड्रफ बोलते हैं। और उस डैंड्रफ को छुपाने के लिए हम ऊपर से और तेल लगाने लगते हैं, शैम्पू यूज करने लगते हैं और केमिकल्स यूज करने लगते हैं। उससे धीरे धीरे करके बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है। बालों की ग्रोथ इसलिए खत्म होती है कि ये लो पीएच की चीजें होती हैं जो सर की स्काल्प को सीमेंट कर देते हैं। तो बालों की लाइफ होती है 2 साल। तो बाल उगने के लिए जरूरी होता है कि ऊपर की जो स्काल्प है वो उसके छेद खुले हों। तो उसके लिए हमें साबुन यूज करना चाहिए हाई पीएच का, जैसे नॉर्मल साबुन होता है ना नहाने वाला, तो वो यूज करें तो 4 दिन के अंदर डैंड्रफ खत्म हो जाता है परमानेंटली। 4 दिन के अंदर आपका, जिन लेडीज इतनी परेशान होती है डैंड्रफ को, उसको हेयर फॉल को लेकर दिन रात की नींद उड़ी होती है और आजकल तो 30 साल से पहले बाल उड़ने लगते हैं, गंजे होने लगते हैं सब लोग, वो सब बंद हो जाता है 4 दिन 6 दिन के अंदर, परमानेंटली बंद हो जाता है। एक दाना भी उसका डैंड्रफ का नहीं निकलता। मतलब जो लाखों दाने निकलते हैं जिनके स्काल्प में हल्का सा वो करे मालिश तो इससे वो खत्म हो जाता है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। हाँ जी, मालिश काय की करें? सिर पे पानी? मालिश नहीं, सिंपल सा हाथ फिंगर टिप से हल्का हल्का मतलब सर में घुमाएंगे ना स्काल्प में और सर को टेढ़ा करेंगे तो काफी सारा डैंड्रफ गिरता है ना लोगों के, तो वो बिल्कुल 0 हो जाएगा 4-6 दिन के बाद। अगर उंगलियां रगड़ते रहे उन बालों? नहीं, उंगलियां रगड़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। वो बस आपका सिस्टम क्या है शुरू में कि आप पहले साबुन से उसको धोएं सर को। सर को साबुन से धोने के बाद एक टॉवल ले लें कॉटन का, अच्छा सा साफ सा, और उससे हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के मसाज करें। अच्छा, ठीक और बालों को सुखा लें। ठीक है। वो मुश्किल से 1 मिनट करना, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना। स्काल्प में दर्द नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेमेशन होने का तेल निकलना बंद हो जाता है। तो अगले दिन हमारे बालों से बहुत अच्छे से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो दिन में 1 बारी साबुन लगा लें और 2-3 बारी प्लेन पानी से उसको धो लें और धोने के बाद हर बारी टॉवल से उसको साफ कर लें। ठीक है। तो ये प्रोसेस करने से 4 दिन के अंदर परमानेंटली ये सब खत्म हो जाता है और जितने बाल आपके किसी के सफेद हो रहे हैं वो सारे धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाते हैं 15-20 दिन के बाद। हाँ, ठीक। तो आपने मेरे को जो बताया, रात को घूमे 5 मिनट और 5 मिनट लेटे। हाँ जी, दिन में भी करिए, 8-10 बारी दिन में भी कर लीजिए। अगर रात को नींद की ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये भी कर लीजिए और रात को 9 बजे 1-2 चम्मच चीनी खा लीजिए। और दूसरा आपने फार्मूला बताया कि खाने के साथ पानी पीजिए 2 दिन और 2 दिन खाने से पहले पी लीजिए। 1 दिन खाने के साथ और 2 दिन खाने से पहले। हाँ, ये भी ठीक। पानी कितना लें? 1 गिलास। ठीक। आप चाय वगैरह नहीं पियेंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी 2 दिन में। भूख इस समय क्यों बढ़ानी जी? वैसे शरीर काफी बूढ़ा है। सर, अगर आप योगा वगैरह करने में, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं तो मुश्किल से, देखिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। एक लेडी दादी थी, वो बोलती थी उनके पोते को नींद नहीं, रात को बड़ा रोता है और जागता रहता है। तो मैंने 15-16 महीने का बच्चा था, तो मैंने कहा जी कुछ रोटी वोटी खानी शुरू करी। कहती रोटी नहीं खाता, कुछ भी सॉलिड नहीं लेता, सिर्फ अभी दूध ही ले रहा है। देते हैं तो एक आधा वो लेता है, क्या कहते हैं, एक आधा ग्राई लेता है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप इसका दूध आधा कर दो।
रात को नींद आने लगी, आराम से बच्चा सोने लगा और अच्छे से खाने लगा। बेसिकली क्या होता है, बच्चा बढ़ता रहता है, बच्चे का दूध बढ़ाते रहते हैं। अगर दूध बढ़ा देंगे तो खाएगा कहाँ से? तो बेसिकली वही होती है। अभी एक दूसरे आज ही या कल रात को ही बात हुई उनसे, उनका फीडबैक आया तो उनमें उनके सिस्टर थी, उनका बच्चा रात को उठ जाता था और बार बार फीड की डिमांड करता था। तो उनका भी सोल्यूशन था कि भाई बच्चे को जो बार बार खाने के लिए या कुछ देते हैं हम, जब हम दिन में 10 बार बच्चे को खिलाएंगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा? डाइजेशन के लिए तो कम से कम 4-5 घंटे चाहिए ना खाली बीच में। हाँ जी, बस उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप कम से कम दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 बार ही करोगे और फिर धीरे धीरे कोशिश करके 3 पर आ जाओ। अच्छा जी। अब बच्चे की भूख भी बढ़ गई, आराम से सोने लगा 2 दिन बाद। तो ये जितनी भी बीमारियां होती हैं इसका डाइजेशन से कनेक्शन होता है और कोई नहीं होता। आपका डाइजेशन ठीक है तो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, डाइजेशन ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो सब गड़बड़ होती रहेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी का तीसरी। आप कोई भी दवा, कोई भी डाइट में चेंज करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ भी हो। ठीक है। आपके टाइमिंग्स क्या रहेंगे फोन करने के, डिस्टर्ब ना हो आप? सर मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं खुद सबको टाइम बताता हूँ, मेरा अपना टाइम नहीं है, तो आप कभी भी फोन कर दें। अच्छा जी, इसी नंबर को मैं सेव करूँ, मेरे को मिला था। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, एक उसमें लिंक है, उसमें डे वाइज जैसे पानी का जो बताया ना वो सिंप्लीफाइड बताया, उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस और भी है। अच्छा, तो वो देख लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।